हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कल्चर। अब इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बुक का नाम है द नेचर ऑफ कल्चर। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर। बुक का नाम है द नेचर ऑफ कल्चर। एंड सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में इनका फोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। द नेचर ऑफ कल्चर ये बुक किसकी हो जाएगी? क्रोबर की हो जाएगी। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? ऑप्शंस दे रखे हैं संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है, और इस तरह का जो व्यवहार है इनमें से किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर संस्कृतिकरण हो जाएगा। और ये अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास की दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अवधारणाओं की बात करें तो इनमें जो ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, एक तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है और दूसरी है प्रभुत्व जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की। इन दोनों से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड प्लेलिस्ट में भी आपको एक फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। एंड इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की जाए तो ये प्रक्रिया कैसी होती है? इसमें होता है कि कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या फिर द्विज जाति की जो रीति रिवाज होती हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, उनका जो कल्चर होता है, उनको इस विश्वास के साथ अपनाती है कि कुछ पीढ़ियों के बाद उनका जो जातीय पद क्रम में जो उनका स्थान है वो पहले से क्या हो सकेगा? बेहतर हो सकेगा। ठीक है, तो यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है। और जब संस्कृतिकरण की क्लास ली गई थी तो इसमें एम.एन. श्रीनिवास के अलावा अन्य समाजशास्त्रियों ने इस प्रक्रिया के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं उनके बारे में भी बताया गया था। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। अब प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है किस बुक में उन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया है, किस जनजाति पर उन्होंने अध्ययन किया है, कहाँ पर कौन से क्षेत्र पर उनका अध्ययन रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं कौन सी हैं, अन्य समाजशास्त्रियों का इस अवधारणा के बारे में क्या विचार रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से इनसे रिलेटेड जो क्लासेस कराई गई हैं, इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है यहाँ पर, समाज में पृथक निर्जाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं? निर्जातीयता, स्वसांस्कृतिक केंद्रीयता, निर्जातीय समूह या फिर अकेंद्रीयतावाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वसांस्कृतिक केंद्रीयता, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर। अब ये बुक किसकी हो जाएगी? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस में है। प्रिमिटिव कल्चर बुक का नाम है।
क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? प्रिमिटिव कल्चर। इम्पॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार नेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। टाइलर की है ये, किसकी है? टाइलर की है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? संस्कृति को मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर इनमें से किसने माना है? किसका तर्क है ये? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस हैं। बताइए चलिए, संस्कृति को मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर इनमें से किसने माना है? रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस हैं। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। कई बार प्रश्नों को कराया जा चुका है इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेलानोव्स्की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की की बात की जाए तो ये व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत भी दे रखा है और 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की किसको बताते हैं? कल्चर को बताते हैं, संस्कृति को बताते हैं। और मेलानोव्स्की का ये भी कहना था कि व्यक्ति ने अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण भी किया है। और जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को संस्कृति किस तरीके से पूरा करती है, तो उसमें भी उन्होंने उसी के परिप्रेक्ष्य, उसी संदर्भ में उन्होंने फंक्शन की भी बात कर रखी है, प्रकार की भी बात की है और ये व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इन्होंने जादू की भी बात की हुई है, मैजिक। और जादू के 2 प्रकार बताए हैं। सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है और जो दूसरा जादू है वो है काला जादू। काला जादू दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए, कष्ट पहुँचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक सकुल या फिर सांस्कृतिक तत्व। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे क्या कहलाएंगे? जब कल्चर वाली क्लास ली गई थी तो कल्चर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को कराया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सकुल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर के अध्ययन के दौरान किया था? इनमें से किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के लिए किया है? अध्ययन के समय किया था सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग? सबसे पहले पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑगबर्न, पार्सन्स, बेट्सन, विस्लर ऑप्शंस हैं। ऑगबर्न, पार्सन्स, बेट्सन, विस्लर ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के लिए किया था विस्लर ने। यहाँ पर क्लार्क विस्लर हो जाएगा सही। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मॉर्गन। मॉर्गन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोषित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती हैं? प्रश्न क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, ये कहलाती हैं सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक संपर्क। सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार की बात हो रही है तो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रसार होगा।
है ना, प्रसार होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है कहलाती हैं विशिष्टताएं, उप संस्कृतियाँ, विपरीत संस्कृतियाँ या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र। अच्छा, जिन्होंने भी बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है वे सभी कम्युनिटी पर अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर हो जाएगा विपरीत संस्कृतियाँ। विपरीत संस्कृतियाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? सभ्यता संस्कृति की वाहक है। दूसरा, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। तीसरा, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। चौथा, सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। यहाँ पर सही क्या होगा? सभ्यता और संस्कृति से संबंधित सही क्या है यहाँ पर? पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं और टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है। यह उदाहरण व्यक्त करता है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रवाद या फिर संस्कृति ग्रहण। क्या होगा यहाँ पर? भारत में अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं, टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है। ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, जब कल्चर कंप्लीट कराया गया था तो बताया गया था, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद हो जाएगा, सभी संस्कृतियाँ अपनी अपनी जगह पर क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है। उपरोक्त कथन संबंधित है। मैकेवर, ऑगबर्न, क्रोबर, सोरोकिन ऑप्शंस दे रखे हैं। हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता कहलाती है और हम जो कुछ हैं वह संस्कृति है। ये किससे संबंधित है? मैकेवर से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आइए देख लेते हैं। संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोवस्की, लय यानी थीम्स से संबंधित ओपलर दिए हुए हैं। संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोवस्की ने की है, सही है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा से संबंधित ओपलर है। जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की हुई है। संस्कृति के प्रतिमान या सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा से संबंधित ऑगबर्न नहीं है। ठीक है, पैटर्न ऑफ कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका था? रूथ बेनेडिक्ट का था। पैटर्न ऑफ कल्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो किससे संबंधित था? रूथ बेनेडिक्ट से था। और आपको याद आना चाहिए कि आप लोगों को बताया गया था रूथ बेनेडिक्ट ने 3 जनजातियों का अध्ययन किया था, जूनी, प्यूब्लो और क्वैक्टल जनजाति, और इनका ये भी कहना था कि संस्कृति का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सब बताया गया था आप लोगों को, तो यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? अब कल्चरल सोशोलॉजी बुक किसकी है? ऑप्शंस दे रखे हैं। जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक किसकी है? बताइए, सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक इनमें से किसकी है? राइट आंसर क्या होगा? गिलेन एंड गिलेन। कल्चरल सोशोलॉजी गिलेन एंड गिलेन की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पूछिए, समझिएगा, पढ़िएगा। अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है ये पूछा जा रहा है। प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, वाद्य।
तो क्या हो जाएगा सही, संगीत वाद्य होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को अमूल्य रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह क्या है इनमें से, भावपरक संस्कृति है, उपसंस्कृति है, प्रति संस्कृति है या फिर यथार्थ संस्कृति। एक उपसंस्कृति है जो कुछ विश्वासों और मूल्यों से संबंध है, समाज की जो प्रभावी संस्कृति होती है या मुख्य संस्कृति है उसको नकारती है और जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है वह संस्कृति इनमें से क्या कहलाएगी, उसे क्या कहा जाएगा, भावपरक संस्कृति कहा जाएगा, उपसंस्कृति कहा जाएगा, प्रति संस्कृति कहा जाएगा या फिर यथार्थ संस्कृति। सब कराया गया है, कल्चर वाली जब क्लास ली गई थी सब बताया गया था। सही क्या होगा यहाँ पर, प्रति संस्कृति होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। और प्रति संस्कृति को काउंटर कल्चर या फिर कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है, तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम। मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा ऑप्शन ए मेलानोव्स्की, ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की बीच की स्थिति क्या कहलाती है? आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं? चेतनात्मक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति, इन सभी शब्दों का प्रयोग या अवधारणाओं का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सोरोकिन के द्वारा। और सोरोकिन ने अपना सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गतिशीलता का भी सिद्धांत दिया गया है। और सोशल चेंज इस से रिलेटेड जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। एक फोल्डर मिलेगा थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, जैसे कि उसमें आ जाएगा सोरोकिन का जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, टॉयनबी ने जो दे रखा है, पेरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है, स्पेंगलर ने जो सिद्धांत दे रखा है सामाजिक परिवर्तन का। इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई थी। प्लेलिस्ट में आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा थ्योरीज से रिलेटेड। और एक क्लास हुई थी सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरीज वाला फोल्डर में जो क्लासेस हैं आपको उन्हें देखनी है, आपको थ्योरीज कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चेतनात्मक तथा भावात्मक जो संस्कृति है, इन सभी अवधारणाओं का प्रयोग मेलानोव्स्की ने कर रखा है और इनका जो सामाजिक सोरोकिन ने किया हुआ है। और इनका जो सोरोकिन का जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है उसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत या फिर घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत भी कहा जाता है, सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की जो बीच की स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? आदर्शात्मक संस्कृति कहलाती है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियां, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत या फिर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत। बताइए चलिए यहाँ पर क्या सही होगा? ये सभी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसाव्यवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, हर्शकोविट्स, क्रोबर, एससी दुबे, लिंटन। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसाव्यवी है, संस्कृति की ये जो विशेषताएं हैं वे किसने बताई हैं? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एससी दुबे, लिंटन ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट होगा क्रोबर, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रूथ बेंडिक ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया?
प्यूब्लो, डोबो, क्वैक्टुअल या फिर उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर संस्कृति दे रखा है, ये है जनजातियाँ, ठीक है। रूथ बेंडिक ने जो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी, उस अवधारणा में इन्होंने वो जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो किन जनजातियों का अध्ययन करके अपनी ये अवधारणा दी थी, ठीक है। यहाँ पर संस्कृति दे रखा है, तो ये सभी जनजातियाँ हैं, ठीक है। प्यूब्लो जनजाति, डोबो जनजाति और क्वैक्टुअल जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? अर्नोल्ड टॉयनबी, मैकेवर, ए गोल्डन विजर या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना और इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? सही यहाँ पर क्या होगा, सही होगा गोल्डन विजर। सही यहाँ पर गोल्डन विजर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्रीकरण की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है इनमें से? एस.एल. कालिया, मजूमदार, एस.के. श्रीवास्तव, श्रीनिवास ऑप्शंस दे रखे हैं। छत्रीकरण की अवधारणा इनमें से किसकी है? और अभी हाल ही में समाजशास्त्र की 200 से अधिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर क्लास ली गई है। जिसने भी क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई गई थी। तो यहाँ पर एस.के. श्रीवास्तव हो जाएंगे। छत्रीकरण की अवधारणा एस.के. श्रीवास्तव की है, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आशीषी समाज, इवांस प्रिचार्ड, द्वितीयक संस्था किंग्सले डेविस, प्राथमिक समाजीकरण कूले, शीर्षी समाज समना। बताइए, सही पूछा जा रहा है। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं पहले। देखिए, द्वितीयक संस्था की बात आती है तो यह अवधारणा किंग्सले डेविस की नहीं है, बल्कि किसकी है? पार्सन्स की है। पार्सन्स ने यह अवधारणा दी है द्वितीयक संस्था की, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राथमिक समाजीकरण है, ये कूले ने नहीं दिया हुआ है। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? ये भी पार्सन्स की है। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा भी पार्सन्स की, और समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, इस पर भी क्लास ली गई है। इसका भी प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा। और जो शीर्षी समाज है, यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? इवांस प्रिचार्ड की हो जाएगी। यहाँ पर सही पूछा गया है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इवांस प्रिचार्ड ने दो तरह के समाज की बात की थी, शीर्षीय समाज और अशीर्षीय समाज, ठीक है। द्वितीयक संस्था पार्सन्स हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा भी पार्सन्स की हो जाएगी। पार्सन्स की बात की जाए तो इनका जो समाजशास्त्र में जो योगदान रहा है वो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर रहा है, सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था और सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना? अब जनसंपर्क को समाजीकरण का इनमें से किसने मुख्य अभिकरण माना है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जॉनसन, गिडेंस, सीमेल, किम्बॉल यंग। जॉनसन, गिडेंस, सीमेल, किम्बॉल यंग ऑप्शंस हैं। जनसंपर्क को समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण इनमें से किसने माना है? सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, इस पर क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं और जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं। तो यहाँ पर समाजीकरण का जो मुख्य अभिकरण जनसंपर्क को माना है गिडेंस ने, सी यहाँ पर एंथोनी गिडेंस, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है, यह तर्क किसका है? किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, सी.एच. कूले, रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शंस दे रखे हैं। प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है, यहाँ पर क्या होगा? सी.एच. कूले होगा।
कूले ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में, है ना। इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है, तो ये याद रखिएगा, कूले की बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि इन्होंने प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दे रखा था। अब कूले प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, तो इनका कहना था कि व्यक्तियों का आमने सामने का ऐसा समूह जिनके बीच में प्रत्यक्ष सहयोग और संबंध पाया जाता है। और प्राथमिक समूह की इन्होंने 3 उदाहरण भी बताए थे, परिवार को, पड़ोस को और मित्र समूह को इन्होंने बताया था। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा कूले ने दे रखी है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। ऑप्शंस हैं एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड। अब फैमिली की बात आती है तो फैमिली पर भी क्लासेस ली गई हैं, और वहाँ पर जब फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, इन दोनों को ही बताया गया था। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, अवधारणाएं दी गई हैं परिवार से संबंधित, उन्हें भी कराया गया था। एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए कॉन्सेप्ट्स को पूरा एक्सप्लेन भी कराया गया है। देखिए, ज़्यादातर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार के विघटन का कारण एक जो सर्वप्रमुख माना जाता रहा है, वो औद्योगिकीकरण और जो नगरीकरण है उसे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह तर्क किसका है कि जो औद्योगिकीकरण है वो नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में योगदान या सहयोग दिया है। तो यहाँ पर पीटर लॉसलेट हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? रोजन एंड हैरिस, एफ वोगेल, लीच, मैकेवर ऑप्शंस हैं। बताइए, नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यह किसका तर्क है? सही क्या होगा यहाँ पर? रोजर एंड हैरिस, रोजर एंड हैरिस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बंद समाज की अवधारणा के प्रवर्तक हैं? मैकेवर, डेविस, कॉल पॉपर, सीमेल। बंद समाज की अवधारणा किसने दे रखी है? सही क्या होगा यहाँ पर? कॉल पॉपर। इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे, बंद समाज और खुला समाज, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।